हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज की इस नई वीडियो में। और आज हम फिर से जो है संविधान पढ़ने वाले हैं। संविधान की ये जो है लास्ट वीडियो होगी, पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक प्लेलिस्ट है, जाएं और जो है वहाँ से जो है एक एक वीडियो करके पूरे जो है सारी वीडियो जो है देख ले। और ये जो है हम आपको पता है घटना चक्र की बुक है, कितनी अच्छी बुक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ से। और बहुत मतलब शॉर्ट में और पॉइंट वाइज जो है दे रखा है। तो हमने जो है यहाँ पे कल जो है करा दिया था यहाँ तक। अब्दुल रब नस्तर जो है ये डाक एवं वायु जो है इसके मंत्री हैं। मेरा वो छोटे बेबी है ना, तो वो है जो है उठ गया था, तो इस वजह से मैं करा नहीं पाई। तो इसके आगे चलते हैं। आज ये जो है कंप्लीट हो जाएगा पूरा संविधान। और जिसने जो है बीएनएस की वीडियो नहीं देखी है, वो जो है घटना चक्र की बुक से जो है पूरा कंप्लीट करा दिया है। जितनी भी धारा वगैरह सब कुछ है पूरा कंप्लीट है। ऐसे ही 3 घंटे की वीडियो है, पूरा कंप्लीट है। ठीक है, उसको देख लें तो वहाँ से मतलब ऑलरेडी मतलब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। आज अस्थायी अध्यक्ष पूछ लेते हैं। उसके आगे है भारत के संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। जो स्थायी अध्यक्ष जो थे वह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। डेट याद रखेंगे। 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत की पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। अरे क्या हुआ? थोड़ा सा गलत जगह टच हो गया था। उसके आगे देखते हैं। एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान सभा ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन आता है, ये भी याद रखेंगे। और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन? 11। संविधान सभा की मुख्य समितियां एवं उनके अध्यक्ष, देखो यहाँ से जो है समितियां पूछ लेते हैं। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति की 2 उप समितियां थीं। क है मूल अधिकार उप समिति जेपी कृपलानी, ख अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, छठा है संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। इसकी देखो, इसकी ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, इसकी जो है 2 थी। ठीक है,
उसके बाद में संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। इसके आगे है देखो, संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति में BR अम्बेडकर के अलावा अन्य 6 सदस्य थे। देखो ये जो है सदस्य के नाम पूछ लेते हैं, ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन थे। देखो N गोपाल स्वामी आयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सदुल्लाह और BL मित्र एवं DP खेतान, ठीक है, ये याद रखेंगे, 6 लोग थे। उल्लेखनीय है कि प्रारूप समिति के सदस्यों में से BL मित्र स्थान पर बाद में N माधव राव को लिया गया था, इनके स्थान पर, ठीक है, जबकि DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णा माचारी ने उनका स्थान लिया। उसके आगे है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख में 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकंड है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, पैंथरा, टाइग्रिस और लिनियस है, ठीक है, आप पढ़ लेना। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है, नेलम्बो न्यूसीफेरा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेसस, ठीक है, पाबो क्रिस्टेसस। उसके आगे है, ध्यातव्य है कि भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में बरगद को मान्यता प्राप्त है, जबकि राष्ट्रीय बाग के सत्यमेव जयते है, जो सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकीर्ति है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगे में 3 समान चौड़ाई के अनुपात वाली क्षैतिज पट्टियां हैं। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद तथा सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका
प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। तिरंगे के चक्र में 24 तीलियां हैं। यह न्याय का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। उसके आगे है राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान प्रारूप को भारतीय संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है, पिंगली वेंकैया। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी तथा गंगा की डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्ता गैंगटिका को भारत के राष्ट्रीय जल जीव के रूप में स्वीकृति दी गई है। उत्तर प्रदेश शासन का राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक, सीता अशोक, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च तथा राजकीय पशु बारहसिंगा है। याद रखेंगे ये। भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से पर आधारित है। मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं शक्तियां तथा उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में फ्रांस से गणतंत्र तथा ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली ली गई है। संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया है। लोकहित मुकदमे यानी कि PIL की संकल्पना का प्रारंभ अमेरिका में हुआ था। भारत के संसद के नियम कानून भारतीय नागरिकों एवं दुनिया के किसी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक तरफ राज्य दे रखे हैं और एक तरफ जो है विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में 175 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 160 हैं ओनली, असम 126, बिहार 243, छत्तीसगढ़ 90, गोवा 40, गुजरात 182, हरियाणा 90। और इधर के भी आप पढ़ते रहना, ठीक है। मैं यहाँ से ऐसे ही ऐसे ही देख लो आप लोग। उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा सीटें जो हैं 403 हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके आगे है देखो, ये केंद्र शासित प्रदेश में निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें 0 है, कोई नहीं है, चंडीगढ़ में भी नहीं है। और दादरा एवं नगर हवेली और दमन द्वीप में 0, दिल्ली में 70 हैं, लक्षद्वीप में 0, पुडुचेरी 30, जम्मू और कश्मीर में जो है 107 और लद्दाख में 0। 107 सीटों जिन्हें जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 किए जा सकने का प्रावधान किया गया है। में से 24 सीटें वर्तमान पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित हैं, ठीक है। उसके आगे है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। संयुक्त राज्य अमेरिका मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय शासन प्रणाली, संसद की प्रक्रिया और विशेष अधिकार, परमाधिकार, रिट। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये ध्यान रखेंगे, ये लिया गया है यहाँ से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों
का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, देखो, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची का प्रावधान। जर्मनी, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किए जाने के उपबंध। कनाडा, संघात्मक विशेषताएं, अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। सोवियत संघ, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। भारत में विधि का शासन है। भारत गणतंत्र है। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। भारतीय संविधान के भाग एवं विषय। अब यहाँ पे भाग एवं विषय आ गए हैं। भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में है मूल अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का ए मूल कर्तव्य और 5 में है संघ, 6 में है राज्य, 7 में है प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य निश्चित और 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, 9 में है पंचायतें और 9 के बाद में है 9 का ए नगर पालिकाएँ और 9 का बी भी है सहकारी समितियाँ। इसके आगे है 10 में है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंध, 12 है वित्तीय संपत्ति समुदाय और बाद और 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम। उसके बाद में है 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 के बाद 14 ए है अधिकरण और फिर 15 आ गया निर्वाचन और 16 आ गया कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध और ये आ गया 17 राजभाषा। 18 में है आपात उपबंध, 19 में है प्रकीर्ण और 20 में है संविधान का संशोधन, 21 में है अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध और उसके बाद 22 में है संक्षिप्त नाम आरंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। आगे देखते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे जबकि वर्तमान में इसकी संख्या जो है लगभग 465 है। ठीक है, 395 थे और वर्तमान में जो है 465 है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान में पंचायती राज संबंधी भाग 9 को पुनः स्थापित किया गया और एक नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कितनी अनुसूचियां हैं, 12। पहले कितनी थी, 8। 12 अनुसूची हैं। संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरीय स्थानीय शासन के प्रावधानों से युक्त भाग 9 के ए और 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। उसके आगे है संसद में उपयुक्त कानून बनाकर एक केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय वन अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों, जबकि अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है।
शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 पर 1 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर किए। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के भाग 4 में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल हैं। भारत में संसाधनात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं। राज्यसभा के सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा राज्य संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बेहद संविधान है। भारत का संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्वेश्चन आया हुआ है। 1935 के संविधान द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 हैं। अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालयों में यह 62 वर्ष है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 7 के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालयों जिस उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश रहा हो उसमें नहीं में वकालत कर सकते हैं। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे की जाती है, परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श आवश्यक है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिकता के अंतर्गत आती है। संघ तथा राज्यों या 2 या अधिक राज्यों के बीच विवादों के निर्णय का प्रारंभिक एवं एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। न्यायिक पुनर्विलोकन
का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को जो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करता हो अवैध घोषित कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 आदि के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। देश के किसी भी उच्च न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अनुच्छेद 139 के क सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति H.L. दत्तू ने 3 दिसंबर 2014 को सामाजिक न्यायपीठ सोशल जस्टिस बेंच नाम से न्यायालय की एक विशेष पीठ के गठन का निर्णय लिया था। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन का उच्चतम स्तंभ होता है। वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। 23 मार्च 2013 को केंद्र द्वारा पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। 1 जनवरी 2019 से तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के लिए पृथक उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। प्रथम वह न्यायिक कार्य करता है एवं द्वितीय वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 202 के 3 के घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित यानी कि समेकित निधि से दिए जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 112 के 3 के घ के तहत इन्हें पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, जिसकी सर्किट बेंच पीठ पोर्ट ब्लेयर में है। वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी आधिकारिकता 1 से अधिक राज्यों यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों पर है। ये हैं बॉम्बे उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मूल पीठ इलाहाबाद और एक बेंच लखनऊ में है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है, जो देश के अन्य किसी उच्च न्यायालय से अधिक है। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन सूची 2 में बताए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के 1 के अंतर्गत भारत और राज्यों के संचित समेकित निधि का गठन किया गया है। सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा लिए जाने वाले उधारों से प्राप्त धनराशियाँ संचित निधि का हिस्सा होती हैं। देखो यहाँ से लगातार क्वेश्चन आए हैं। संविधान के अनुसार भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा संबंधित उपबंध हैं। संघ की राजभाषा
संबंधी उपबंध हैं, लेकिन ये 343 में जो है राजभाषा के बारे में है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है। भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राज्य के लिए विशिष्ट रूप से मान्य है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध एवं राजभाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित एवं जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। देखो कितना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, मतलब साल भर की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये जिसने बुक पढ़ ली है उसका काम हो जाएगा इसमें। ठीक है। पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय आयोग भारत के राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। वर्ष 1960 में UN डेवर की अध्यक्षता में पहला अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित किया गया था। सॉरी फ्रेंड, मुझे थोड़ा सा तेज पढ़ना पड़ रहा है यहाँ पे। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाती है। अनुच्छेद 350 के ए के तहत भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए राज्य पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खैर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति वर्ष 1955 में की थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से संस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 338 के काम में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वें संविधान संशोधन 2003 से तथा अनुच्छेद 338 ख में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वें संविधान संशोधन 2018 से के प्रावधान है, जबकि मूल संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति संबंधी उपबंध है। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। कितना? 352। ध्यान रखेंगे, आपातकाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये यहाँ पे आए हुए हैं लगातार। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संसद के कानून द्वारा एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355
पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। तो यहाँ पे जो है पूरा दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो एक टेबल बनी है तो वो जो है पूरी लेनी थी। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जाती है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 19 जो है स्वयं निलंबित हो जाएगा। 19 में होता क्या है, अनुच्छेद 19 में क्या है, 19 में 19 में है, देखो, बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। यही है, ठीक है। मतलब हम अपने भाव विचार को जो है इसमें रखते हैं। ये अनुच्छेद 19 ही है, क्योंकि हमने जो मैं एक आपको वीडियो दूंगी जिसमें अनुच्छेद मैंने किस तरह से याद करे हैं A to Z। मतलब एक अनुच्छेद ऐसे मतलब रटा हुआ है कि मैं वीडियो बनाऊंगी, आप देख लेना, ठीक है। अभी सारे तो याद नहीं हुए हैं, क्योंकि याद करने में तो अनुच्छेद टाइम ही लगता है, लेकिन मुझे इतना याद हुए हैं। तो ये जो 19 वाला है इसमें बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो ये जो है अनुच्छेद निलंबित हो जाएगा अगर आपातकाल जो है घोषित हुआ, तो उसमें बोलने नहीं दिया जाएगा ना। उसके आगे है, भारत के राष्ट्रपति को यह घोषित करने का अधिकार है कि किसी नागरिक को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का कोई अधिकार नहीं है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अनुच्छेद 20 और 21, अब अनुच्छेद 20 और 21 में क्या है, देखो अनुच्छेद 20 में जो है 20 में है, मैं आपको बता दूं। अनुच्छेद देखो 20 में जो है 20 में है अपराध सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण, है ना, 20 में यही है। और 21 में जो है उसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, और 21 का ये है वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटित अधिकार को छोड़कर मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के संदर्भ में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। देखो कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं लगातार, कितना इम्पोर्टेंट है, आप समझ सकते हो, समझदार तो हो आप। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल शून्य अर्थात एक बार भी घोषित नहीं हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। शून्य आपातकाल अभी एक भी बार नहीं लगाए। उसके बाद है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 1962 में की गई थी, ठीक है। चीनी मतलब चाइना के लोगों ने आक्रमण किया था, तब हुआ था। अब इधर का पढ़ लेते हैं, सॉरी क्या हो रहा है, ओह ऐसे ही पढ़ा जाएगा। आज़ादी के बाद से भारत में 3 बार आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है। देखो 3 बार आपातकाल की तो घोषणा हुई है, लेकिन शून्य आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। शून्य आपातकाल और होता है। भारत के पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपातकाल स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग करके राष्ट्रपति राष्ट्र में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के 6 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा घोषित
राष्ट्रीय आपातकाल के संकल्प को संसद के दोनों सदनों द्वारा संसद की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा ही पारित किया जा सकेगा। अनुच्छेद 356 यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये टेबल है, ठीक है, पूरी टेबल है यहाँ पे। भारत के उच्च न्यायालय एवं उनके क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय और क्षेत्र हुए, जैसे इलाहाबाद स्थापना काल कब हुई थी? 1866 में उत्तर प्रदेश, और मूल पीठ इलाहाबाद और खंडपीठ जो है लखनऊ, ठीक है। और तेलंगाना 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना और मूल पीठ हैदराबाद। तो ये जो है आप यहाँ से पढ़ लेना, मैं यहाँ ऐसे धीरे धीरे वीडियो कर देती हूँ, आप रोक के सारे पढ़ लेना क्योंकि पढ़ने में टाइम लगेगा और मैं चाहती हूँ ये वीडियो जल्दी से कंप्लीट हो जाए क्योंकि अब टाइम नहीं है, आप देख रहे हो मुझे भी पढ़ना है बहुत कुछ, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से भी आपको ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में जो है यहाँ से दोनों हैं, देखो आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से भी। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो संसद को उस राज्य के संबंध में राज्य सूची में दिए गए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत किसी राज्य में संसद द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी प्रभावशील रहता है, परंतु राज्य विधायिका उन कानूनों में संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। भारतीय गणराज्य में राष्ट्रपति शासन शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू रहता है तो उस राज्य का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत भारत या उनके राज्य क्षेत्र के किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व या प्रत्येक के संकट के आधार पर की जा सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल वर्णित हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे तीनों आपातकाल को जो राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए जाते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात अब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों का क्रियान्वयन ही स्थगित कर सकते हैं। अब इधर का पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखा हुआ है लेकिन है साफ, आप देख लेना। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2:3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत और संसद के प्रत्येक सदन के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्य का 2/3 बहुमत आवश्यक है। संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पेश और पारित करने
के मामले में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्ति और प्रतिष्ठा होती है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के तीन प्रकार के संशोधन किया जा सकता है। पहला, साधारण बहुमत द्वारा। संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। इस प्रकार के संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता। यथा राज्यों के नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन करने तथा नए राज्यों का निर्माण करने, राज्यों में विधान परिषद का गठन करने या समाप्त करने, राष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के वेतनों में वृद्धि या कमी करने वाले संशोधन साधारण बहुमत से किए जाते हैं। विशेष बहुमत द्वारा। संविधान के अधिकांश उपबंधों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा और है बस। विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन। चेरी शैतानी मत करो। विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की विधान सभाओं का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। यथा राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, संघ तथा राज्यों के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का गठन तथा क्षेत्राधिकार, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया, 7वीं सूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि और जीएसटी परिषद संबंधी प्रावधान आदि। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत 12 राज्यों में विशेष प्रावधान हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के ए में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान शामिल हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 के जे कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 द्वारा संविधान में दो नए अनुच्छेदों 31 का और 31 के खा तथा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया, ताकि कुछ राज्यों में कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण हेतु बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके। 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा अनुच्छेद 81 में संशोधन करके लोकसभा की निर्वाचित अधिकतम सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के पश्चात वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या 550 हो सकती है। संविधान का 86वां संशोधन 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है।
इस हेतु मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 के ए का सृजन किया गया है तथा राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 को पूर्णतः परिवर्तित किया गया है और मूल कर्तव्यों में एक नया खंड 51 का 1 के जोड़ा गया है। संविधान के 52वें संशोधन 1985 के माध्यम से निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई है। इसमें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा परिवर्तन किया गया है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का प्रमुख उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार सीमित करना है। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को और 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। वर्ष 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्धन किया गया था तथा अनेक प्रावधान जोड़े गए थे। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई। ये याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा व्यापक संशोधन किया गया था। 12 जनवरी 2012 को भारत के संविधान में 97वां संशोधन अधिसूचित किया गया। इस संशोधन से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 101वां संविधान संशोधन GST अर्थात माल और सेवा कर से संबंधित है। कौन सा वाला? 101वां संविधान संशोधन। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय रेलवे, परमाणु ऊर्जा, खनिज संसाधन तथा डाकघर बचत बैंक संघ सूची के विषय हैं। याद रखेंगे, आया हुआ क्वेश्चन है ये। रेलवे संघ सूची का विषय है। पथकर राज्य सूची का विषय है। बीमा संघ सूची का विषय है। वन्य पशु और पक्षियों की सुरक्षा तथा वन संपत्ति सूची का विषय है। प्रकाश स्तंभ संघ सूची का एक विषय है। इसके अधीन प्रकाश पोत परिवहन एवं वायुयानों की सुरक्षा के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी हैं। दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता संपत्ति सूची का विषय है। शेयर और वायदा बाजार संघ सूची का विषय है। कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय है। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खाना बदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार के क्षेत्र को संपत्ति सूची में सूचीबद्ध किया गया है। आधार और अन्य कानून संशोधन अधिनियम 2019 4 जुलाई 2019 को लोकसभा तथा 8 जुलाई 2019 को राज्यसभा द्वारा आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया गया। 23 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद इसे अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से प्रमाणीकरण या ऑफलाइन सत्यापन द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अपने आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। इसके अनुसार किसी भी सेवा के लिए आधार के माध्यम से किसी व्यक्ति की पहचान का प्रमाणीकरण केवल संसद के कानून द्वारा अनिवार्य किया जा सकता है। यह उपयोगकर्ताओं को बैंक खाता खोलने और मोबाइल फ़ोन कनेक्शन के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में आधार
के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देता है। इस अधिनियम द्वारा टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में संशोधन किया गया है। अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को आधार नंबर नहीं होने के कारण किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। अधिनियम द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कोष UIDAI फंड की स्थापना का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 370 एवं जम्मू और कश्मीर की स्थिति 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 जारी किया गया। इसने संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 1954 को प्रतिस्थापित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के 1954 के आदेश द्वारा ही भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 के ए को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 35 का ए जम्मू और कश्मीर राज्य को नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के ए के साथ पठित अनुच्छेद 370 के 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत संसद की संस्तुति के अधिसूचना द्वारा अनुच्छेद 370 के मूल प्रावधानों के परिवर्तन में न रहने की घोषणा की। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा द्वारा तथा 6 अगस्त 2019 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। 9 अगस्त 2019 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों यथा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में पुनर्गठित किया गया। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हो गया। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होगी जिसकी कुल सदस्य संख्या 107 होगी। यहाँ की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। इसमें से 24 सीटों को पाक अधिकृत कश्मीर के लिए आरक्षित किया गया है। परिसीमन के बाद जम्मू और कश्मीर विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या को 114 तक बढ़ाए जाने की व्यवस्था है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल को यदि ऐसा लगता है कि विधानसभा में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह महिलाओं को यथोचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। पहले यह 6 वर्ष था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में 106 केंद्रीय कानून लागू होंगे। अधिनियम द्वारा जम्मू और कश्मीर के राज्य कानूनों जो कि निश्चित कर दिए गए हैं की संख्या 153 है। जम्मू और कश्मीर राज्य के उन कानूनों की संख्या जो प्रभावी बने रहेंगे 166 है। जम्मू और कश्मीर राज्य के 7 कानूनों को संशोधन के साथ जारी रखा गया है। यहाँ से देखिए अब आ गए हमारे क्वेश्चन आंसर। पूरा संविधान यहाँ से हमारे एक मतलब कुछ छूटा नहीं है, पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ जो भी है कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए अब यहाँ पे जो है हमारे ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हों या फिर एक वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव मैं ऐसे ही बना के डाल दूंगी, अगर आपको चाहिए तो पढ़ लेना। मैं बोलूँगी नहीं आपको सिर्फ, क्योंकि इसमें ये एक अच्छी बात ये है ना कि यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन ये थ्योरी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये जो है मतलब एकदम से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, यहाँ से कुछ छूटता नहीं है। तो इसलिए जो है हमें ये चीज़ क्वेश्चन आंसर जो है करने चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। पूरी क्लास बाय क्लास आपको मिल जाएगा। संविधान घटना चक्र की बुक है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू।